हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेकेंड यूनिट ऑफ इट। इसका सेकेंड यूनिट क्या है? लॉस। पिछले क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे? सोशल जस्टिस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, लॉ एंड सोशल जस्टिस। देखिए, सोशल जस्टिस क्या है? सोसाइटी में अगर किसी को न्याय देना है तो हमें क्या चाहिए? किसका जरूरत है? यहाँ पे लॉ का ही जरूरत है। तो अगर लॉ ही आएगा, हम लॉ बनाएंगे तभी तो उस लॉ के हिसाब से हम किसी को जस्टिस और न्याय दे पाएंगे इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। ठीक है, हमारे समाज में। तो इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं जो मार्केट है। ठीक है, मार्केट में हम सभी चीज, सपोज हम मान लीजिए टेक्सटाइल मार्केट। ओके, टेक्सटाइल मार्केट में जो गारमेंट हम लोग पहनते हैं, जो शर्ट्स हम पहनते हैं, पैंट्स, जीन्स वगैरह, हम साड़ी ये सब पहनते हैं हम। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग एक हब होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर, ओके, और मैन्युफैक्चरर। तो प्रोड्यूसर जो है वो कैसे प्रोड्यूस करता है? वो इंडस्ट्री, जिस फैक्ट्री में ये सब प्रोडक्शन होता है, कैसे करता है? वो कैसे लाके प्रोडक्शन करके कंज्यूमर तक पहुंचता है? कंज्यूमर तक किस तरह से, कैसे लाके उसका जो मटेरियल है, कैसे लाके वो कंज्यूमर को बेचता है? किस तरह से? वो खुद बनाता है क्या इंडस्ट्री में? नहीं। इंडस्ट्री में बनाने के लिए मजदूर होते हैं, मजदूर, लेबर। ठीक है, लेबर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्कर भी बोलते हैं, वर्कर। इंडस्ट्री में वर्कर ही काम करते हैं, खुद मालिक तो आके काम नहीं कर पाएगा, तो वर्कर आके काम करेंगे। वो वर्कर हायर करता है और वर्कर सारी गारमेंट का जो ड्रेस मटेरियल्स ये सब बनाते हैं। ठीक है, जीन्स, शर्ट्स ये सब बनाते हैं। तो यहां पे अगर उनके साथ कुछ जो वर्कर काम करते हैं तो उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है, उनके साथ फैक्ट्री में काम करते वक्त कुछ प्रॉब्लम होता है और उनका पगार में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो फैक्ट्री का जो ओनर है। ठीक है, वो है। तो इसका अगर उनको कुछ दिक्कत है, वो किससे बात करेंगे? फैक्ट्री का जो ओनर है, उनका जो मालिक है, उनसे ही बात करेंगे। अगर वो बात समझ नहीं रहा है, उनका बात को सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे वो लोग किसी का ना किसी का तो सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। ठीक है, यहां पे वो सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका भरोसा है, यही है, हमको जस्टिस देंगे सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? अगर गवर्नमेंट के सामने कुछ आता है इस तरह का इंसिडेंट, तो बार बार ये हो रहा है देश में, गवर्नमेंट क्या करेगा? सरकार लॉ बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रोसेस है जिसको हम लॉ एंड सोशल जस्टिस बोल रहे हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो एक चेन है, ये जो वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर। ठीक है, वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये अपने आप से जुड़े हुए एक चेन है। ठीक है, अगर वर्कर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंज्यूमर कैसे ही उसको यूज करेगा। ठीक है, तो एक चीज, एक चेन है। तो ये जो लोग काम करते हैं सभी, ठीक है, ये जो लोग, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं,
इनको पगार भी, काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों, क्या बॉडी बिल्डिंग करने के लिए वहां पे जो वो जाके काम कर रहे हैं, या सेहत बनाने के लिए, घर में बैठे बैठे बोर लग रहा है, चलिए आज जाके कुछ काम कर लेते हैं। तो इसीलिए तो कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो उनको पगार चाहिए, उनका डेली लाइवलीहुड चलाने के लिए, उनका जीवन व्यतीत करने के लिए उनको पैसा चाहिए, वेज, जिसको हम वेज बोलते हैं, वेज, ठीक है, पगार और पारिश्रमिक उनको चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, वो जो हमारे देश में एक बड़ा इश्यू अभी है, वो क्या है, मिनिमम वेज, ठीक है, मिनिमम वेज, जो कि बहुत ही निम्न धरण, जो मान का वो निम्न धरण का बहुत ही लोअर कम सैलरी जो है, ठीक है, वो एक बड़ा ही इश्यू है हमारे देश में, बहुत बड़ा मुद्दा है मिनिमम वेज। तो सरकार के नजर में, अगर सरकार के ध्यान में, ठीक है, ये सभी को कौन मॉनिटर करता है, देश में ये सब जो वर्किंग कंडीशन है और वर्कर्स है, और कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है वर्कर्स को, तो इन सभी को मॉनिटर कौन कर रहा है, सभी के ऊपर कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डे बाय डे इसके ऊपर हमारा लॉ मजबूत होते चल जा रहा है, ठीक है। तो एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेज व्हिच मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, ठीक है, अगर ये जो मिनिमम वेज में, अगर ये जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर हैं, अगर वो अपने फैक्ट्री का वर्कर को ठीक से उनका सैलरी नहीं देते हैं, टाइम पे नहीं देते हैं, और बहुत ही कम सैलरी में रखते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो वर्कर्स, तो वो क्या होगा, तभी बहुत बड़ा इशू होगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा इशू होगा। अगर वो जो प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे तो बहुत बड़ा इशू है, और सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हमारे देश में महंगाई इतना बढ़ रहा है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार तो कुछ कर नहीं रहा है, तो भाई फिर इस सेक्टर में तो ध्यान दो। उस महंगाई में जीने के लिए एक आदमी के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि ताकि वो 2 वक्त का रोटी खा सके और अपने फैमिली को खिला सके। तो इसीलिए सरकार अगर मिनिमम वेज होगा, ठीक है, कहीं पे, तो उसके ऊपर अगर ये इशू आ रहा है, बारंबार रिपीटेडली इशू आ रहा है, सरकार इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो इसमें लॉ बनाना चाहिए, लॉ ऑन मिनिमम वेज, ओके, लॉ ऑन मिनिमम वेज, सरकार को लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। इस सेक्टर में, इस इशू में सरकार, इस मुद्दे में सरकार को काम करना ही होगा, ठीक है। तो there are also laws that protect the interest of producer and consumers in the market, ठीक है। देखिए, लॉ सिर्फ वर्करों के लिए नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ वर्करों के लिए बहुत बाद में, इंडिया में, हमारे देश के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में, हमारे यहाँ वर्कर के लिए जो लॉ है वो बहुत बाद में आता है। पहले जो लॉ है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए है। पहले तो होगा वो जो पूंजीपति इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसर है, जिसके पास बहुत पैसा है, पहले तो लॉ उसके लिए ही है, पैसा जिसके पास, लॉ उसके पॉकेट में, ठीक है। तो मान लीजिए, देन कंज्यूमर के लिए भी लॉ है ना। सीसीआई क्या है, सीसीआई कंपटीशन कोड ऑफ इंडिया, वो क्या है, कंज्यूमर के लिए ही है। अगर मान लीजिए तो टेलीकॉम सेक्टर में जब जो जियो आया था, जियो के टाइम क्या हुआ, बाकी सारे प्लेयर्स का बैटरी डाउन हो गया, उनका शॉर्ट आउट डाउन हो गया, तो उस टाइम सीसीआई बहुत एक्टिव हो गया था। सीसीआई क्या किया, जियो को वार्निंग दिया कि आप जो क्या हो रहा था, कि इशू मुझे याद है उस टाइम 2016-17 का इशू ये है। तो उस टाइम क्या हुआ, अगर आप जियो नेटवर्क से, ठीक है, अगर दूसरे कोई नेटवर्क में कॉल कर रहे हैं, ये इशू हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड। अगर दूसरे नेटवर्क में कॉल कर रहे हैं तो उसका आइदर वो क्या होता है,
कॉल उसका डिस्कनेक्ट होगा और एंगेज आएगा और कॉल नहीं लगेगा उसको, ठीक है। अगर आप जियो टू जियो है, ओके, जो सेंडर एंड द रिसीवर इज जियो टू जियो, दोनों जियो कंपनी का सेंडर और रिसीवर दोनों जियो कंपनी का कस्टमर है, तो उस नेटवर्क में आपको जितना फास्ट कॉल होगा दूसरे नेटवर्क में कॉल इतना फास्टर नहीं होगा और कॉल में वो जो बैंडविड्थ का इशू आएगा कॉल में, ठीक है। तो इस तरह दिक्कत हो रहा था तो दूसरे नेटवर्क में जियो टू अदर नेटवर्क्स, तो तभी क्या किया, सीसीआई एक्टिव हो गया, ओके। सीसीआई ने एक्टिव हुआ और सीसीआई जियो को वार्न दिया, ठीक है, वार्निंग दिया कि इस तरह का एक्टिविटीज तुम यहां पे कर नहीं सकते हो। और क्या किया, जियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना जो सर्विस दे रहा था उस टाइम, वो फिलहाल उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था, अभी सभी को पता चल गया होगा, उसका बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारने के लिए, बाकी सब बड़ा बड़ा प्लेयर्स का टांग खींच के उनको जमीन में गाड़ने के लिए उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था। फिर भी उस टाइम वो क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसीलिए दे दिया सबको, तो उस टाइम बाकी प्लेयर्स क्या हुआ, डाउन हो गया, उनका सपोर्ट डाउन हो गया, उनका मार्केट डाउन हो गया भाई। ह्यूज अमाउंट का करोड़ था, बिलियन करोड़ जो रुपये डॉलर का उन्होंने लोन लेके उनका दुकान चला रहे थे ना भाई, तो क्या होगा, तो फिर वो लोन डिफॉल्टर बन जाएंगे, तो वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स का जो लोन लिए होंगे, बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक से ही उठाते हैं, ठीक है, लोन डिफॉल्टर बन जाएंगे, तो क्या होगा, सरकार का पैसा डूब जाएगा वहां पे, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा उठाए हैं, तो सरकार का पैसा डूबता है क्या, सो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के जो जेब में से पैसा जाता है, नहीं भाई, वो हम जो जनसाधारण है जिसका टैक्स अमाउंट और जिसका वो जो होता है सो क्या बॉन्ड वगैरह वो रखते हैं, वो सभी उन्हीं का, हमारे ही टैक्स पैसा है ना, वो हमारे ही पैसा है, तो वो भी डूब जाएगा। तो इसको नजर रखते हुए सीसीआई उस टाइम कंपटीशन कोड ऑफ इंडिया उस टाइम बहुत एक्टिव हो गया और वो एक्शन लेने लगा। तो ये लॉ, इसके बारे में बात करने का क्या जरूरत था, क्यों, हम कंज्यूमर का जो लॉ, कंज्यूमर के लिए जो लॉ है, जो प्रोविजन है लॉ का, इसके लिए हम बोल रहे थे। और प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर के लिए वो बहुत लॉ है जो वो डील करते हैं, सपोज माइनिंग पे, जो माइनिंग पे ओर में जो डील करते हैं, माइंस ओर एंड अदर जो वर्कर सब जो होता है, वर्कर जो पब्लिक न्यूसेंस अगर वहां पे होगा, कुछ वर्कर कंडीशन जो होता है, वर्कर प्रोटेस्टर वगैरह, तो उसके लिए भी वो वहां पे डील करते हैं। उसको कौन कंट्रोल करता है, पब्लिक न्यूसेंस अगर कुछ होता है वहां पे, तो उनको कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, तो और सेक्रेटरी साहब वो कंट्रोल कर लेते हैं। और कौन से सेक्टर में सरकार इनको एक्सपोर्टिंग में भी हेल्प करता है, इनके लिए बहुत सारा लॉ है और बहुत सारा प्रोविजन है एक्सपोर्टिंग में, और इंपोर्ट वो कोर्स कुछ करते हैं, इसके लिए भी बहुत सारा स्कीम्स लॉ है। लेकिन वर्कर के लिए लॉ बहुत बाद में है, ठीक है, बहुत बाद में है, इसको कौन पूछता है। तो चलिए, देयर आर इन द मार्केट, then second one is what, this help ensure that the relations between these three parties, the worker, consumer and producer, इन तीनों का रिलेशन के बारे में हम बोल रहे थे अभी, ठीक है, that govern in a manner that is not exploitative, ठीक है, तीनों का बैलेंस रहना चाहिए। अगर तीनों का बैलेंस सही रहेगा, तीनों के लिए लॉ वगैरह सही होगा, तो अभी एक वो सिंक्रोनाइजेशन बैठा रहेगा और चेन ठीक से चलेगा, ठीक है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं लॉ के बारे में, क्या क्या लॉ है, ठीक है, और व्हाई इज इट नेसेसरी, ये क्यों चाहिए, व्हाई इज इट नेसेसरी, ठीक है, और क्यों चाहिए। देन हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, हुज इंटरेस्ट does the law protect, ठीक है। तो लॉ एक फर्स्ट लॉ है, मिनिमम वेजेस एक्ट स्पेसिफाइज दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो ए स्पेसिफाइड मिनिमम, ठीक है, एक मिनिमम वेज लॉ चाहिए जो कि उस जो हिसाब से मार्जिन के नीचे वो वेज नहीं आएगा,
उसको हम मिनिमम वेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, एक किन के लिए चाहिए? ठीक है, वाई क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? वाई इज इट नेसेसरी? मेनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, बिकॉज दे बैडली नीड वर्क, वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर एंड आर पेड लो वेजेस। देखिए बहुत ही कंप्लेन आ रहा है, ये क्यों चाहिए? लॉ क्यों चाहिए? जो लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लॉ मिनिमम वेज लॉ। ठीक है, मिनिमम वेज लॉ क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा है, बहुत सारे वर्कर मिनिमम जो उनका डेली वेज है वो मिनिमम, बहुत ही मिनिमम है, वो डेली लाइवलीहुड उनका जी नहीं पाते हैं। जो मिनिमम एक अमाउंट चाहिए जीने के लिए, वो भी उनको इतना नहीं मिलता है, उतना अमाउंट का पैसा नहीं मिलता है, वो जो लेबर करते हैं उसका नहीं मिलता है। तो इसीलिए ही क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बार्गेन नहीं कर पाते हैं, उनका जो बॉस होता है और उनका मालिक के साथ बार्गेनिंग नहीं कर पाता है कि हमको इतना पैसा चाहिए। ठीक है, क्यों? वो उनको काम का जरूरत बहुत है, इसीलिए काम उनको बैडली काम चाहिए। भाई मुझे दे दो कुछ काम, मुझे पैसों का जरूरत घर पे बहुत है, इसीलिए तो उनका फायदा उठाते हैं सब मालिक जो होते हैं इंडस्ट्री के, और सब बिल्डर्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेके काम कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो उनका फायदा उठाते हैं। देन हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट? ये लॉ किसका इंटरेस्ट में है? दिस लॉ इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, पर्टिकुलरली फार्म लेबर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। ये लॉ बेसिकली वर्कर लोग जो है उनके इंटरेस्ट में बनाया गया है। ये लॉ जो फार्म वर्कर है, ठीक है, फार्म वर्कर और कौन कौन? इंडस्ट्री वर्कर्स, फार्म वर्कर्स जो खेत में काम करते हैं, और इंडस्ट्री वर्कर और कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर। ठीक है, और डोमेस्टिक वर्कर ऑल्सो, डोमेस्टिक वर्कर जो घर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में जो अपार्टमेंट, रोड्स, फ्लाईओवर बनाते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स, तो इन्हीं वर्कर की मदद से ही बनाते हैं ना। और इंडस्ट्री वर्कर फैक्ट्रियों में जो चाहिए, फैक्ट्रियों में बनाने के लिए सामान जो वर्कर चाहिए, वो भी उनका फेवर में ए लॉ बनाया गया है। ठीक है, दूसरे लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेसेस। ए लॉ बोलता है कि, लॉ क्या बोलता है? जिस एरिया, जिस इंडस्ट्री और जिस वर्किंग प्लेस में वो काम करेंगे, वहां पे पर्याप्त अमाउंट का सेफ्टी प्रिकॉशन माना गया होगा, और सेफ्टी मेजर्स सुरक्षा की से ही जानकारी होगा और मुआयना भी होगा। मुआयना जो सुरक्षा की जो जांच होता है वो सही तरीके से होके इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर को फिर अलाउ किया जाएगा। मुआयना, या इसका सही हिंदी वर्ड है मुआयना, मुआयना जो जांच बोलते हैं, मुआयना। ठीक है, देन वर्क प्लेसेस फॉर एग्जांपल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट्स, देन प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरीज। ठीक है, अलार्म सिस्टम होना चाहिए। अगर फायर, जो फायर एक्सटिंग जो अलार्म होगा, अगर फायर आ गया, लग गया, कहीं पे आग लग गया इंडस्ट्री में, जो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉपरली जो फायर एग्जिट होता है, वहां पे उस तरह का फायर एग्जिट्स भी बनाना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए फायर जो डिपार्टमेंट उनको क्लियरेंस दिया होगा। ठीक है, और अलार्म सिस्टम भी होगा, बजट जो अलार्म बजता है अगर फायर लग गया कहीं पे, तो इसको इस तरह के मॉडर्न सिस्टम जो सेफ्टी प्रिकॉशन को नजर रखते हुए सभी चीज वहां पे सही तरीके से होना चाहिए, जहां पे आप वर्कर लोगों को लेके काम करवा रहे हैं। और आपका मशीनरी प्रॉपरली स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड मार्क है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, देन लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी जो सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स है, जो स्टैंडर्ड्स जिस गुड्स, जो चीज को हम ले रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, वर्किंग इंडस्ट्री में, वो
सर्टन जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड होगा उसको सभी को वो सही तरीके से सर्टिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी होगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह वहां पे सब होगा, ट्रांसफार्मर जो रहता है, और वो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होगा, सब जो मशीनरी होता है पीएलसी का, ठीक है, वो जो ऑटोमेशन मशीनरी सब हो रहता है, वो सभी मशीनरी, ठीक है, वो सभी मशीनरी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मानना चाहिए, फिर जाके आप वर्कर को वहां पे लेके काम करवा सकते हैं। तो सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जाम्पल शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स। और क्या लॉ चाहिए हमको? लॉ ये चाहिए जो एसेंशियल कमोडिटीज लाइक शुगर, केरोसिन, और जो खेती के लिए, फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर, ये भी एसेंशियल कमोडिटी में आता है। इसका प्राइस जो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसका एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए क्योंकि सब अफोर्ड कर सकें। ठीक है, और क्या लॉ चाहिए? लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर। ठीक है, जो फैक्ट्री में हम जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स फैक्ट्रीज, एस्बेस्टस फैक्ट्रीज, ठीक है, और मार्बल फैक्ट्रीज, इस सब फैक्ट्रीज में, मार्बल और टाइल फैक्ट्रीज जो, इस सब फैक्ट्रीज में, और जो डोमेस्टिक जो कलर पेंटिंग, डेकोरेटिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, पेंट्स वगैरह, तो ये सब फैक्ट्रीज, इनमें से क्या जहरीला गैस और जहरीला पानी निकलता है इसका ड्रेनेज में, तो वाटर और जो पानी जाके नदी में मिलता है, ठीक है, तो वो और एयर में जो उसका जहरीला गैस जाता है उसको पॉल्यूट जो करता है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए। ठीक है, और क्या लॉ होना चाहिए? लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस। चाइल्ड लेबर जो 14 ईयर्स जो बिलो एज का जो लेबर है, ठीक है, वो तो कंप्लीटली बैन है। और 14 to 18 ईयर्स का जो लोग, जो बच्चे हैं, वो हाजर्डस इंडस्ट्री लाइक पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टस, मार्बल एंड टाइल्स एंड पेंट्स, जो इस सब इंडस्ट्री, और जो आपका प्लाईवुड, ठीक है, ये सब इंडस्ट्री में हाजर्ड पैदा करते हैं, इन सब इंडस्ट्री में 14 to 18 ईयर्स वाले ग्रुप का बच्चे काम नहीं कर सकते, ये भी लॉ होना चाहिए। और बिलो 14, ठीक है, बिलो 14 एज का बच्चों को आप कोई भी इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वर्कर के हिसाब से काम कहीं पे भी नहीं करवा सकते हैं। ये चाइल्ड लॉ है, चाइल्ड लेबर लॉ है। इसको अगर वायोलेट करते हैं तो यू विल बी पेनलाइज्ड एंड ऑल्सो सेंटेंस्ड फॉर द जेल। ठीक है, देन लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन। देखिए, अगर आपको वर्कर लोगों को काम करवाना है तो ये एक लीगली और एथिकल यूनियन से उनका यूनियन को, उनका जो यूनियन है उनको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वो लोग जाके उनका यूनियन बनाए हैं उनका फायदा के लिए। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। वर्कर लोग कोई मशीनरी नहीं है, वो ह्यूमन है, हमारे जैसा, हम और आप जैसा लोग है। तो उनका जो यूनियन है उसको लिए भी लॉ होना चाहिए, उनका यूनियन के लिए लॉ होना चाहिए, वो लीगलाइज्ड होना चाहिए। उसका उनका जो यूनियन लीगली होगा तभी उनका डिमांड वो सरकार के सामने, जुडिशियरी के सामने, सबके सामने वो रख सकते हैं। अगर ठीक है तो इसके लिए भी लॉ होना चाहिए। ओके, देन but merely making laws is not enough. The government has to ensure that these laws are implemented. ठीक है, this means that law must be enforced. देखिए, लॉ सिर्फ बन गया और पेन एंड पेपर में रह गया, फाइल में दबा के रह गया, ठीक है, उसके अंदर कॉकरोच ने आके अंडा दे दिया, तो लॉ ये नहीं है ना। लॉ क्यों है? पेन और पेपर में दबने के लिए लॉ नहीं है, फाइलों में जाके धूल मिट्टी में दबने के लिए लॉ नहीं है। लॉ है आपको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। यू हैव टू इंप्लीमेंट इट प्रॉपरली। इंप्लीमेंटेशन होगा तो सभी के काम में लॉ आएगा, फिर आप मान सकते हैं कि आप जो लॉ बना है वो काम में आ गया, ठीक है, फिर आप फिर सैटिस्फाई हो सकते हैं।
नहीं तो लॉ सिर्फ आपने ही जगह में रह जाएगा, लेकिन यहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, इस तरह से नहीं चलेगा। देन गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जो लेबर कमिश्नर है, ठीक है, लेबर कमीशन जो गठित किया गया है, और लेबर कमीशन जो डिपार्टमेंट है, लॉ हमारा लॉ को ये सब जो इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे लेबर कमीशन डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं अपॉइंट किया गए हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार इनके द्वारा क्या करेगा, जो साइट्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, यहां पे क्या करेगा, इंस्पेक्ट कराएगा, इंस्पेक्शन होगा, फिर जाके ये सेटिस्फाइड हो पाएंगे, नहीं यहाँ पे सही तरीके से अकॉर्डिंग टू द लॉ काम हो रहा है, ठीक है। तो सरकार का ये भी एक काम है, सिर्फ लॉ बना के सो जाएंगे तो नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको इंस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, सही तरीके से वो इंप्लीमेंट होके काम में लग रहा है या नहीं, ओके। देन क्योंकि देखिए, अगर आपका जो यहां पे सही तरीके से इंस्पेक्शन होगा, इंप्लीमेंटेशन का लॉ का इंप्लीमेंट जो हुआ है, इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। जो पावरलेस पीपुल है, जो पोअर पीपुल है, वो क्या करते हैं, पावर उनके पास नहीं है, पावर कैसे, पैसा नहीं होगा तो पावर नहीं होगा, इसीलिए वो तो वर्कर का काम करते हैं ना, डेली मिनिमम वेज में जाके काम कर रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो लॉ बना है। और उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उनको हेल्प सही महीने में कौन करेगा, आपका लॉ नहीं करेगा। लॉ को वो जो चला रहे हैं, लॉ को इंस्पेक्ट जो कर रहे हैं, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वही लोग ही एक्चुअली काम करते हैं, वही लोग ही एक्चुअली उनको उनका फेवर में, जो पोर एंड मिनिमम जो पावरलेस जो लोग हैं, उनका फेवर में यही लोग ही खड़े होते हैं, लेबर कमीशन के लोग, ठीक है। ये लोग अगर ए डिपार्टमेंट नहीं होगा, सरकार सही तरीके से इंस्पेक्ट नहीं कराएगा, तो यहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगा उन लोगों को। Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies, ठीक है। इस तरह से हम कंट्रोल करके जो लॉ को इंप्लीमेंट और इंस्पेक्ट करके सही तरीके से इंप्लीमेंट करके, हम जो कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स है, इनको अंडर, इनके ऊपर एक कंट्रोल हम ला सकते हैं, ओके। Then many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution, ठीक है। बहुत सारा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स हमारा फंडामेंटल राइट्स, इसको कौन, हमारा संविधान हमको दिया है, तो बहुत सारे लॉ इसको सही तरीके से फंडामेंटल राइट हमारा सभी को मिल रहा है नहीं, और फंडामेंटल राइट का यूज हो रहा है नहीं, लॉ इसको ही सही तरीके से मायना करवाता है, ठीक है। many of these laws have their basis in the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution। जो संविधान हमको अधिकार दिया है, हमारा संविधान जो अधिकार हमको दिया है, उसका क्या, उसका सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से सभी पाल रहे या नहीं, या उसका कहीं पे वायोलेट किया जा रहा है, तो इसके लिए भी, इसका प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ होना चाहिए, इसीलिए ही तो लॉ है ना, ठीक है। गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान ही हमको दिया है। फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट no one can be forced to work for low wages। For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage। तो इस हमको जो राइट, फंडामेंटल राइट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको फंडामेंटल राइट दिया है, उसके हिसाब से क्या हमको बोला गया है, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है, और आपको कोई फोर्स करके काम नहीं करवा सकता है, और आपको बॉन्ड, जो बॉन्ड सिस्टम है, बॉन्ड सिस्टम की आप इतने साल के लिए हमारे अंडर काम करेंगे, यू हैव टू रेस्ट्रिक्टेड दैट यू विल वर्क फॉर अस फॉर दैट मच पीरियड ऑफ टाइम, ये लिखा रहता है बॉन्ड में, राइट। तो इसके लिए ही
हमारा संविधान ये बोलता है कोई भी आपको राइट टू लाइफ के हिसाब से, ओके, संविधान और कानून क्या बोलता है कि कोई आपको इस तरह से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है उसके अंडर बॉन्ड सिस्टम में लाके, ठीक है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन नो child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment, right? ये भी हमारा संविधान क्या बोलता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारा भारतीय संविधान ये बोलता है कि कोई भी बच्चा और चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं। और 14 to 18 ईयर्स का जो बच्चे हैं उनको तो आप हाजर्डस इंडस्ट्री में, जो हाजर्डस इंडस्ट्री है वहां पे एस्बेस्टस इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री में, और सीमेंट इंडस्ट्री से, या सीमेंट के बाद हम कैसे भूल गए भाई, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री में आप उनको काम नहीं करवा सकते हैं, ये आपको भारतीय संविधान बोलता है, ओके, ठीक है। और क्या, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ओवर 4 million चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 and 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग हाजरस वंस, ओके। जो 2011 सेंसस के हिसाब से 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से 5 and 5 and 14 वर्क इन वेरियस, ओके। जो 5 और 5 और 14 5 और 14 साल के जो बच्चे हैं वो प्राय मैक्स टू मैक्स बच्चे क्या करते हैं, जाके हाजर्डस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इस तरह जो एस्बेस्टस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब, टाइल, मार्बल इंडस्ट्री, यहाँ पे जाके काम करते हैं, जो कि उनके लिए ये लॉ है, नहीं कर सकते, लेकिन वो जाके कर रहे हैं वहां पे। इसीलिए इन 2016 पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1986, ओके, 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 1986, जो कि 2016 में पार्लियामेंट में अमेंड किया गया, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट को, ठीक है। बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड ऑफ एडोलसेंट 14 to 18 ईयर्स इन हाजर्डस ऑक्यूपेशन, जो कि कंप्लीटली बैन किया गया और लीगली इसको कानून में लाया गया कि आप कोई भी 14 से नीचे, जो 14 साल से नीचे वाला एज का बच्चे को कोई भी एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सकते हैं, ना कि वो कोई इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट होगा, ना फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट, ना कि डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सकते हैं, उसको काम पे नहीं रख सकते, वो लीगली क्या है, वो कंप्लीटली इलीगल है, ओके, ठीक है। देन क्या करेंगे, फिर जाके आपका 14 से जो 18 साल 14 to 18 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स का जो बच्चा है, ठीक है, उसको आप हाजर्डस इंडस्ट्री में काम पे नहीं रख सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 1986 that is amended in 2016 in the parliament of the India, वहां पे स्ट्रिक्टली अमेंडमेंट किया गया है। अगर आप इसको वायलेट करते हैं, इफ यू डू नॉट एडमिट इट, then you will be penalized and convicted or sentenced the jail term. प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल किया गया है, क्या है वो, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, जो PENCIL है, PENCIL, व्हाट इज दिस, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव, प्लेटफॉर्म
for effective platform for effective enforcement for no child labor. No child labor, PNCIL, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, PNCIL जो ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, हैज बिकम फंक्शनल इन 2017। इसको 2017 में फंक्शनल किया गया। क्यों? चाइल्ड ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ये जो चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है और चाइल्ड लेबर हो रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए PNCIL पोर्टल ओपन किया गया और एक्टिव में लाया गया। कब से? 2017 से। ओके, आपको पता होगा, यू शुड नो अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी पता है ना? भोपाल गैस ट्रेजेडी कहां पे? भोपाल कहां पे? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सभी को पता होगा। क्या हुआ था वहां पे? आपको पता है, यूसी कंपनी, यूसी यूनियन कार्बाइड, ठीक है। द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टू प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स एगो। जो बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ था, वो यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी, यूसी, वो एक यूएसए बेस्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड कंपनी, जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से हमारे देश भोपाल सिटी में, मध्य प्रदेश का भोपाल सिटी में ये प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट वहां पे था। यहां पे एक ट्रेजेडी हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जो कि इतिहास को एकदम हिला के रख दिया था। वो इंसिडेंट कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को। 2 दिसंबर 1984 को एट द मिडनाइट में ये ट्रेजेडी हुआ था। जो पता है, इस ट्रेजेडी के बाद जो जहरीला गैस निकला, वहां के जो वर्कर वहां पे काम कर रहे थे, उस इंडस्ट्री में जो वर्कर, जो यूनियन कार्बाइड का इंडस्ट्री, वहां पे जो वर्कर थे और जो भी बाहर उस आसपास में जो भी 10 किलोमीटर रेडियस में जो भी थे, वो गैस इतना जहरीला था, वो इतना भयंकर, इतना डिजास्टर लेके आया। आप उस टाइम में देखते तो आपका दिल बैठ जाता, आपका रूह कांप जाता। इस टाइप का वो ट्रेजेडी लेके आया था, लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिरवाया था, जो टाइप का नजारा वहां पे था, डिटो कंप्लीटली इक्वल टाइप का नजारा यहां पे आपको दिखने मिलेगा। व्हाइट क्लाउड, जो क्लाउड जो होते जिस टाइप का, वो जो फॉग होता है, वो एकदम जहरीला जो गैस व्हाइट कलर का, वो आके सभी के घर में, आसपास में जिसका घर है, वो दूर में जिसका घर है, वो इन्फेक्शन फैलता गया, वो एकदम सभी के घर में घुस गया और किसी को आंख में दिखाई नहीं दिया, किसी को कॉफ हो गया, जो बहुत जहरीला जो गैस उनका अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका गया। फिर क्या हुआ? कॉफ, उसको बहुत कॉफ हुआ और जो इसके चलते बहुत डेथ हो गया। अगर बात करेंगे ऑफिशियली के, तो ऑफिशियली 8000 पीपुल, तो ऑफिशियली जो फिगर है 8000 लोगों का डेथ हो गया इसके चलते।
और बहुत ही वो जो बच्चे हैं और वो बहुत ही वो क्या हुए थे, वो इंजर्ड भी बहुत हुए थे। इंजर्ड मतलब क्या पता है क्या? ये ट्रेन एक्सीडेंट है, बॉक्स का जो एक्सीडेंट है, नहीं ना। इंजर्ड हो गए तो क्या होगा? पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, या सिर में कोई जो फ्रैक्चर आएगा, ये तो नहीं है इंजर्ड। इंजर्ड मतलब वो अबनॉर्मल हो गए थे, विकलांग हो गए थे, अबनॉर्मल। सभी वो जीना उनके अंदर जान है, जान नहीं गया है, वो उनका डेथ नहीं हुआ है, लेकिन वो डेथ के बराबर है। इससे दुख और क्या हो सकता है? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, तो 8,000 लोगों का, ऑफिशियली 8,000 लोग, अनऑफिशियली तो कुछ और होगा फिगर, तो 8,000 लोगों का जान चला गया था। तो यह इसके लिए most of those exposed to the poison gas came from poor working class families, of which nearly 50,000 people are too sick to work. ये जो गैस, ये जो इन्फेक्शन जो हुआ, ये लीक का गैस लीक कहाँ किसके लिए हुआ? जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं, गरीब श्रेणी के लोग जो है, पोर क्लास लोग, ठीक है, पोर क्लास लोग, इनके लिए हुआ। क्यों? ये लोग प्लांट है, ठीक है, प्लांट के आसपास ही रह रहे थे, इनका बस्ती था, ठीक है, क्योंकि उनमें से उनका लोग ही वहां पे जो काम कर रहे थे, इसी प्लांट में जाके काम कर रहे थे। और एक रीजन है, प्लांट है, इसीलिए जो यहाँ पे सोसाइटी, बड़ा बड़ा लोग यहाँ पे आके जमीन नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है ये एरिया जहरीला हो चुका है इस प्लांट के चलते। तो वहां पे कौन आके रहेगा? जगह जमीन खाली पड़ेगा तो वहां पे बड़ा बड़ा जो मॉल, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, जो बड़े लोग यहाँ पे आके अपना अपार्टमेंट फ्लैट वगैरह नहीं बनाएंगे तो कौन आके रहेंगे? गरीब लोग वहां पे झुंपड़ डाल के रहेंगे, उनका घर बना के रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड, बहुत अफेक्टेड, नियरली 50,000 जो लोग वो अफेक्टेड हुए थे, जो गरीब क्लास के लोग थे, जो बहुत ही गरीब थे, वो अफेक्टेड उसमें हुए थे इस ट्रेजेडी में। द डिजास्टर वाज नॉट एन एक्सीडेंट, यूसी हैड डेलिबरेटली इग्नोर्ड द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। आपको पता है, सब बोलते हैं कि ये एक डिजास्टर था, जो कि डिजास्टर क्या होता है? जो आपको एक एक्सीडेंट जो होता है, जो डिजास्टर एक्सीडेंट हम बोलते हैं, ये एक्सीडेंट नहीं था, डिजास्टर ये एक हम मानते हैं कि प्री प्लांट था। यूसी जो यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या कर रहा था, उसका जो इक्विपमेंट, जो अप्लायंस है, जो मशीनरी है, उसको डेलिबरेटली नजरअंदाज करवा रहा था। और वो निम्न मान का जो कार्य हुआ था वहां पे, जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल और अप्लायंस को ला के वहां पे काम करवाया जा रहा था उस जो मशीनरी को। इसीलिए तो इंसिडेंट हुआ, ये डेलिबरेटली जानबूझ के ही काम किया गया है। और क्यों किया जा रहा था? सबस्टैंडर्ड मटेरियल को क्यों, सबस्टैंडर्ड मशीनरी को क्यों यूज किया जा रहा था फंक्शन में? क्योंकि कॉस्ट कटिंग, कंपनी को तो प्रॉफिट ही चाहिए, यहाँ पे तो मुनाफा चाहिए। लोगों का कौन परवाह करवाता है? यहाँ पे कोई परवाह करता नहीं है, उनको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट, बिजनेसमैन मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए ही ये मासाकर हुआ। भोपाल जो गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, भोपाल डिजास्टर सिर्फ जानबूझ के डेलिबरेटली एक काम किया गया है यूसी के द्वारा, यूनियन कार्बाइड के द्वारा। तो डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस पॉइंटिंग टू यूसी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर, इट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूसी के एग्नेस्ट, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी के एग्नेस्ट इतना सारा सबूत मिलने के बाद भी कंपनी ने कंप्लीटली डिनाई किया कि ये मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से ये कांड हुआ है, ये ट्रेजेडी हुआ है। स्ट्रिक्टली वो मना कर दिया, ठीक है। इन द ensuing legal battle, the government represented the victims in civil case against UC. It filed a $3 billion compensation case in 1985. तो जो $3 बिलियन का एक कंपेंसेशन पैकेज है, वो केस दिया गया 1985 में यूसी को। लेकिन सर्वाइवर्स अपील्ड अगेंस्ट द सेटलमेंट, बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड, ठीक है। क्योंकि जो 1985 में जो डिमांड किया गया था
कितना $3 बिलियन कंपेंसेशन के लिए केस फाइल किया गया था, लेकिन कंपनी कितना एक्सेप्ट किया, बट एक्सेप्टेड लोली $470 मिलियन, $470 मिलियन का कंपेंसेशन वो एक्सेप्ट किया, जहां पे उसको 3 बिलियन डॉलर का कंपेंसेशन के लिए केस फाइल किया गया था। इतना लोगों का नुकसान हुआ है, जान हानि गया है, और वो उनका सारे जीवन के लिए अब नॉर्मल हो गए, विकलांग हो गए हैं। लेकिन कंपनी को यहां पे मुनाफा कमाना है, वो क्यों लीगल प्रोसीजर की वो कंपनी फू कर दिया। चलिए हम इसको नहीं मानते हैं, हम इतना नहीं देंगे। अगर उनका देश होता, यूएसए होता, तो वहां पे वो फांसी में टंगा देते, वहां पे उनका इतना बड़ा स्ट्रांग लॉ है। लेकिन क्यों, ये इंडिया है, गरीब देश है, उस टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इसीलिए ना, इसीलिए सरकार का फायदा लेते हुए कंपनियों, फॉरेन कंपनियां ने आके इस तरह की हरकत करने का जरूरत किए थे। तो यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टॉन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो इस इंसिडेंट के बाद जब प्रोटेस्ट हो गया, जब सारा देश में प्रोटेस्ट हुआ और फॉरेन कंट्री में भी इसका एग्नेस्ट प्रोटेस्ट हुआ, तो यूसी ने क्या किया, चलो यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं, क्योंकि हम तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे गेन कर लिए हैं। अभी जो कांड हम करके गए हैं, तो इसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा एग्नेस्ट। तो यूसी ने अपना ऑपरेशन वहां इंडिया से स्टॉप कर लिया, ठीक है। फिर वो क्या किया, भाई तू तो चला गया, लेकिन तू जो हमारा जमीन, हमारा जल, हमारा एयर को तू जो पॉल्यूट किए गया है, और वहां पे मैक्सिमम टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स वहां पे पड़ा था, उसको भी साफ नहीं किया, उसको लेके अपना देश में नहीं गया, यूएसए में नहीं गया, यहाँ पे ही। ये तो गार्बेज है ना, डंपेड है केमिकल्स का, टॉक्सिक केमिकल्स का। और इलेक्ट्रॉनिक जो गार्बेज है, इलेक्ट्रॉनिक जो हजार इलेक्ट्रॉनिक्स जो जिसका जो ये भी तो हजार जो हमारा गार्बेज है, हमारा देसी गार्बेज है, इसका वो भी लाके यहाँ पे डंप करते हैं, डंपेड है यहाँ पे, इंडिया एक डंपेड ऑफ नॉन यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स उसका, और किसका, और टॉक्सिक केमिकल्स का, और प्लास्टिक का। हाँ, कौन है जो डंपिंग यार्ड, कौन है, इंडिया है, ठीक है। सब आके यहां पे ही डाल लो। अभी किसी इसको कौन ऑपरेट करता है, डाउ केमिकल्स, वो भी मना कर दिया। डाउ केमिकल्स, द कंपनी हु नाउ ओन्स दिस प्लांट रिफ्यूज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन। भाई जो गंदा किया है, जो यूसी ने जो गंदा करके गया है, तुम तो उसको क्लीन करो, नहीं। डाओ ने भी मना किया था, डाओ ने अभी ऑपरेट कर रहा है, डाओ ने भी मना कर दिया, हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो गंदा किए नहीं थे। तो उनको बोलो ना, जो करके गए हैं, जो आपको यहाँ पे गार्बेज जो डंप करके गए हैं, उनको बोलो, हम क्यों करेंगे, उसको नहीं करेंगे। 24 years later, people are still fighting for justice, for safe drinking water, for healthcare facilities and jobs। तो अभी भी लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं न्याय पाने के लिए, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पाने के लिए, और जॉब पाने के लिए, और सेफ एयर ऑल्सो। दे ऑल्सो डिमांड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन, देखिए जो यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन एंडरसन था, उसको आप अरेस्ट कीजिए और जेल में डालिए ना। वो भी डिमांड करते, वो डिमांड भी उनका फुल पे नहीं हुआ कि नहीं हो पाएगा। ये आदमी जिंदा है मर गया, गूगल करो, मुझे पता नहीं। व्हाट इज वर्कर्स वर्थ, अभी आइए, जो वर्कर है, हमारा वर्किंग ग्रुप है, इनका वर्थ क्या है। वर्कर्स वर्थ वर्कर्स वर्थ व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट ऑफ प्लांट इन इंडिया। देखिए जो जिसके बारे में इतना सारा हम बात किए, यूनियन कार्बाइड कंपनी, वो
इंडिया में ही उसका प्लांट क्यों सेटअप किया? वो इंडिया हमारे देश में उसका प्लांट क्यों सेटअप किया? क्यों? उसको क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला था? उसको क्या न्यूजीलैंड नहीं मिला था? उसको क्या कनाडा नहीं मिला था? उसको क्या रशिया नहीं मिला था? और उसको क्या इंग्लैंड नहीं मिला था? नहीं। और यूरोप में तो वो जाके भी बना सकता था, नहीं मिला था। वो भाई इंडिया में क्यों आके लगवाया उसका प्लांट? बोलिए, कुछ ज्ञान होता है, कुछ नॉलेज में आता है? अरे भाई, वन रीजन व्हाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। चीप लेबर। चिप का मतलब क्या? मोबाइल चिप या कैमरा चिप? CHEAP। कम, मात्र जो कम दाम होता है, जिसका प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है। एक बहुत कम पैसा में, इतना कम पैसा में जो लेबर हायर कहां पे वो करेंगे? इंडिया भी हो सकता है। इंडिया ही एक देश है, एकमात्र देश है जहां पे फॉरेन कंपनीज चीप लेबर, बहुत ही सस्ते में यहां पे लेबर को उठाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वो उनको मिल जाता है भारत में, इंडिया में। ये बहुत ही फास्ट रीजन। यूसी का हम एक एग्जांपल लिए, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी किसने करवाया था? साला यूसी ने करवाया था, तो इसी को ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारा कंपनी इस तरह है, बहुत सारे कंपनी इस तरह है। उसका पोल खोलूंगा, आज हम खोलेंगे, हम जानेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट रीजन क्या है? चीप लेबर। इनको कम सस्ता में लेबर मिल जाता है इंडिया में, भारत में। बहुत लोग पड़े हैं अनएम्प्लॉयमेंट के चलते। बहुत ही हमारे देश में जनसंख्या इतना है, पॉपुलेशन इतना है, खाने के लिए दो वक्त का रोटी नहीं है। इसीलिए तो सरकार हमको फ्री का राशन दे रहा है। हम कल पढ़ रहे थे ना, कल का कोर्स में, सोशल जस्टिस का कोर्स में, सरकार का पैसा कहां पे जाता है, इन्वेस्टमेंट वो कहां पे करता है। अगर वो 1 रुपये कमाता है तो इन्वेस्टमेंट कहां पे करता है वो 1 रुपये को? पढ़ रहे थे ना। हमको राशन वगैरह दे रहा है, सब्सिडीज दे रहा है। क्यों सब्सिडीज क्यों दे रहा है? क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो सरकार हमको सब्सिडीज दे रहा है। वो 19 पैसा वो लोन में, लोन का जो इंटरेस्ट है वो 19 पैसा, 1 रुपये से 19 पैसा चला जा रहा है वो लोन का पेमेंट भरने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए। तो फिर भी हमको सरकार फ्री का राशन देता है, प्योर सब्सिडीज देता है। गैस में, फर्टिलाइजर में, कैरोसिन, पेट्रोल में, डीजल में, सभी में सब्सिडीज ही देता है हमको, ठीक है। लेकिन हम तो इसीलिए ही क्यों दे रहा है? हम इतना गरीब है इसीलिए दे रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए दे रहा है ना। तो इसीलिए इन सभी का, फॉरेन कंपनियों का एक बड़ा सा मुद्दा है कि वो क्यों इंडिया आते हैं? चीप लेबर, ठीक है। चीप लेबर, वेजेस दैट the companies pays to worker says in the USA are far higher than what they have to pay to worker in poorer countries like India। देखिए, इनको अगर वो जो प्लांट अगर इंडिया में नहीं होके उनका यूएसए में प्लांट हुआ, ठीक है, वो क्या वहां पे जो वर्कर है यूएसए या अमेरिका में जो वर्कर है, उनको जो डेली जो लेबर जो वेज है, डेली लेबर वेज, वो इंडिया के कंपैरिजन में, वो भारत में, हमारा देश में जो वेज वो देते हैं डेली, ठीक है, वो उसका कंपेयर में यूएसए में बहुत ही ज्यादा है। तो अगर वो इतना पैसा कम पैसे में देख रहे हैं, वो भारत में लोग काम करने के लिए वहां पे मारपीट ही हो रहे हैं, तो भाई हम यूएसए में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे? उनको तो कॉस्ट कटिंग में मतलब है, प्रॉफिट में मतलब है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सस्ते लेबर को खोजते हुए वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया वास्को दा गामा जी की तरह, भाई भारत ही एक देश है जहां पे हम सस्ते लेबर में काम करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो 100 रुपए का काम करने के लिए मारामारी उनमें हो जाता है, भाई मैं काम करूंगा। तो इसीलिए चीप लेबर का मैटर है, क्योंकि यूएसए में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर वहां पे लेबर हायर करेंगे तो,
इसी आर द फार हायर देन द रेट। ओके, टू वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत में इसीलिए वो आए हैं। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर ऑफ वर्क। अरे भाई कम पैसा दे रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। पैसा कम दे रहे हैं लेकिन काम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घंटे, मिनिमम क्या 8 घंटे का तो काम होता है, नहीं यहाँ पे 16 घंटे 17 घंटे काम करवाते हैं। कभी कभी तो ओवर ड्यूटी के चलते 20 घंटे का हो जाता है। ओवर टाइम का भी पैसा वो 10% भी नहीं देते हैं, उनका जो फुल सैलरी होता है डेली के बेसिस में। तो इस तरह का पॉलिटिक्स ये जो कंपनियां, फॉरेन कंपनियां करवा के इंडिया में उनका काम निकलवा लेते हैं वर्करों से। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर आल्सो फ्यूअर। अरे देखो यहाँ पे अकोमोडेशन भी नहीं है भारत में। अगर यूएसए में यहाँ पे अकोमोडेशन किनको मिलता है, जो सब पीएसबी में काम करते हैं, जो पीएसयू सेक्टर्स, पीएसबी बोलो, पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो लोग काम करते हैं, मैक्सिमम अकोमोडेशन उनको मिलता है। और जो प्राइवेट का बड़ा बड़ा जो प्राइवेट इंडस्ट्री का वो जो हायर अथॉरिटीज होंगे उनको ही अकोमोडेशन मिलेगा, ना कि वो लेबर को वो अकोमोडेशन देंगे। उनका जो लेबर लोग, जो उनका जो मैकेनिक जो लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? नहीं, उनको नहीं मिलता है। लेकिन किनको मिलेगा? किनको मिलेगा? मिलेगा जो सब हायर अथॉरिटीज हैं। इसीलिए तो यूएसए में अगर वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, यूएसए में वो एम्प्लॉय हायर करेंगे यूएसए से, उनको चाहिए, उनको पता है अकोमोडेशन चाहिए, उनको घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है, उनको आप क्वार्टर देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड करने वाला ही नहीं है, लेकिन इसीलिए उनका क्या हो जाता है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। वो एक बड़ा रीजन है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स एंड लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स। ओके, लाइक द यूएस, यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग वो लोग करते हैं, कॉस्ट कटिंग, ठीक है, कॉस्ट कटिंग के चलते वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा बच गया तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसके चलते वो क्या करते हैं, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है कंपनी का, सेफ्टी स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लाइक यूसी, यूनियन कार्बाइड ने जिस तरह का सेफ्टी स्टैंडर्ड में कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट को नजर रखते हुए जिस तरह के यहां पे काम किया था, कॉम्प्रोमाइज किया था सेफ्टी स्टैंडर्ड में, ये लोग इस तरह के घिनौना हरकत करते हैं। बहुत बड़ा घिनौना हरकत ये लोग करते हैं पैसा बचाने के लिए। जो वर्कर काम करते हैं उसको क्या पता है वहां पे क्या हो रहा है। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज माल फंक्शनिंग कब हुआ था, कहां हुआ था, यूसी में माल फंक्शनिंग हुआ था, यूसी में, यूनियन कार्बाइड में। सभी अप्लायंस में वो माल फंक्शनिंग किए थे, वो वहां पे सबस्टैंडर्ड माल मटेरियल मशीनरी यूज किए थे। कब? क्योंकि प्रॉफिट बचाना था उनको और कुछ नहीं। बिटवीन 1980 एंड 1984 द वर्क क्यू फॉर द MIC प्लांट वाज कॉट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। ओके, उन्होंने क्या किया देखिए, जो सेफ्टी, एक में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज किया, फिर क्या किया, MIC जो मिथाइल आइसोसियानाइट है, मिथाइल आइसोसियानेट, MIC मिथाइल जो गैस लीक हुआ था, कौन सा गैस, मिथाइल आइसोसियानेट हुआ था ना, MIC, इसको MIC बोलते हैं। मिथाइल आइसोसियानेट में जो लोग काम कर रहे थे, उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, वो 6 से 6 to 12, मतलब जो 12 लोग थे उनमें से 6 ही रखे और बाकी 6 को काम से निकाल दिया। और जो सेफ्टी का जो ट्रेनिंग होता है वो उनका जो 15-16 महीना चल रहा था वो उनको 15 डेज, और वो जो 6 महीना के लिए चल रहा था वो उनको 15 डेज में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि इतना
6 महीना का ट्रेनिंग देके कौन 6 महीने भी पैसा देना पड़ेगा उसको, और ट्रेनिंग के लिए भी टीचर रखना पड़ता है, जो इंस्ट्रक्टर रखना पड़ता है, तो कास्ट कटिंग वहां पे भी कर लिए, तो 15 डेज का भाई ट्रेनिंग दे दो और काम में भेज दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत बड़ा डेंजरस, एकदम डेंजरस जो एक्टिविटीज वो लोग करवाते हैं यहाँ पे, जो कि सेफ्टी के प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनको, और आप काम में भेज दे रहे हैं। तो इस तरह का एक्टिविटीज उस टाइम हो रहा था, ठीक है। लेकिन भाई देखो, ये जो काम वो कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, वो कर रहे हैं इस तरह का एक्टिविटीज, वो इंडिया में कर रहे हैं फॉरेन कंपनियां किया, वो यूएस बेस्ड कंपनी है। यूसी कहाँ का कंपनी है, यूएसए का कंपनी है, यूनियन कार्बाइड, उसका प्लांट वहां पे भी है, ठीक है। यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द यूएस। एक्सक्यूज मी। उसका जो प्लांट है यूएसए में, जो प्लांट है वो कहाँ पे, वेस्ट वर्जीनिया में है, यूएसए का वेस्ट वर्जीनिया में प्लांट है उसका, और भोपाल में जो है प्लांट था उसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो क्या होता है वहां पे, वेस्ट वर्जीनिया कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स वर इन प्लेस, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human sensors to detect gas leak, ठीक है। वहां पे यूएसए में उनका वहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड में कंप्यूटराइज्ड अलार्मिंग सिस्टम था। अगर वहां पे गैस लीकेज और माल फंक्शन करता है कोई कुछ इक्विपमेंट, वहां पे क्या करेगा, मेसिन माल फंक्शन जब करेगा वहां पे अलार्म बजेगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन भोपाल में क्या है, मैनुअल गॉज जो होता है उसका सिस्टम वहां पे मैनुअल सिस्टम है, और ह्यूमन सेंसिंग, ह्यूमन सेंसिंग है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड है यूएसए में। तो देखिए कितना बड़ा हरामी है वो लोग। यहाँ पे उनका देश में कंप्यूटराइज किए हैं, एडवांस सिस्टम किए हैं, लेकिन यहाँ पे वही ह्यूमन सिस्टम वो चल रहा है। देखिए किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए किस तरह का प्रॉब्लम वो करवा रहे हैं, भारत में करवा रहे थे। Why are these there are such sharp difference in safety standards across countries, and even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? क्यों विक्टिम को जो कंपेंसेशन दिया जा रहा था इतना पैसा कम क्यों करवाया, डिमांड जितना था इतना पैसा कम क्यों करवाया गया? तो क्या वो उनका पैसा जो उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत आ जाएगा उनको ना, लॉस हो जाएगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और आफ्टर द डिजास्टर, इतना बड़ा डिजास्टर मास अकर करने के बाद भी, जिसको हम मास अकर के नाम देंगे और कुछ नहीं, उसके बाद भी वो लोग कंपेंसेशन देने के लिए भी पीछे हट गए, ठीक है। इस तरह के घिनौना हरकत वो लोग कर रहे हैं। One part of the answer, one worker can easily replace another. Since there is no much employment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions, returning for a wage, making a use of the workers' vulnerability. Employers ignore safety in workplaces. देखिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है तो एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए जीने के लिए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, आप जहां पे मिनिमम वेज में, आप मिनिमम बहुत ही कम पैसे में अगर आप काम दे रहे हैं, भाई ठीक है हम काम करने के लिए तैयार है। अगर एक हट जाता है काम से, नहीं करूंगा, आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड कंपनी का सही नहीं है, वो दिखता है यहाँ पे, मैं काम नहीं करूंगा, वो हटता है, तो दूसरा लाइन में खड़ा है क्या कि काम करने के लिए, तो यहाँ पे कंप्रोमाइज वो क्यों करेंगे? जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि लोग तो मिल रहे हैं ना, हमको तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेबर का प्रॉब्लम नहीं है, वर्कर्स का प्रॉब्लम नहीं है, वर्कर तो मिल जा रहे हैं, वर्किंग कम्युनिटी तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, ठीक है, कम पैसे में काम करने के लिए। तो इसीलिए ही कंपनी जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं।
यार वो देखिए, ये जो घटना घटा, ये जो भोपाल इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट था, उसके बाद भी बहुत सारा इंसिडेंट हुआ। लाइक उड़ीसा का जो भूषण स्टील है, भूषण स्टील प्लांट, उसका क्या हुआ, उसका जो उसका क्या जो स्टील प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्टील प्लांट का, वो एक्सप्लोड कर गया। वहां पे जितना कितना सारा वर्कर, बहुत सारा वर्कर का डेथ हुआ, बहुत इंजर हुए। और टाटा स्टील में भी उसका जो कुछ ब्लास्टिंग फर्नेस में उसका भी कुछ दिक्कत आया था, उसके चलते वहां पे भी बहुत लोगों का इस तरह के इंजर हुए थे, बहुत लोग, ठीक है। लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था जो इस तरह का ये हुए था भोपाल गैस ट्रेजेडी भूषण का था। टाटा में इस तरह का, टाटा स्टील में नहीं था। फिर भी लोग इंजर होते हैं ना, नहीं तो यहाँ पे क्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ बना रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। इंस्पेक्टिव जो उनके इंस्पेक्शन करने वाला एजेंसियां है, वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर इंस्पेक्शन करके वो देखेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड में वो जो सही तरीके से मेजरमेंट है वो काम कर रहे हैं नहीं, तो अदरवाइज उनको वो पेनाल्टी करना चाहिए, उनको एगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो इस तरह का इंसिडेंट होता ही रहेगा। ये सिर्फ प्लांट में नहीं हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी इस तरह का बहुत इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, जहां बहुत लोग गिर के मर रहे हैं, कोलैप्स हो रहा है, फ्लाईओवर्स कोलैप्स हो रहा है, बहुत सारा न्यूज में आ रहा है, फ्लाईओवर के नीचे दब के बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारा फ्लाईओवर भी कोलैप्स हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी हो रहा है। और हाल ही का एग्जाम्पल है उत्तरकाशी टनल जो कोलैप्स हो गया, वहां पे कितना सारा वर्कर फंस के रहे हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल है। हम फॉरेन से इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, कैसे उनको निकालेंगे, और एक्सपर्ट को मंगवा रहे हैं फॉरेन से, कि हमारे देश में क्या नहीं बन सकता है। अगर बन सकता है, आपको पता है, अगर कहीं पे इस तरह का टनल बन रहा है तो ये भी पता है 50-50 प्रोबेबिलिटी में काम होता है। अगर ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सही तरीके से टनल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक 50 प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कोई दिक्कत, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है, टनल कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि हम पहाड़ को खुद के उसके अंदर टनल रास्ता बना रहे हैं। तो यहां पे भी दिक्कत आएगा, आपको पता है। लेकिन आप सेफ्टी स्टैंडर्ड को पहले लाके नहीं रखते हैं। जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने वो काम दिया है, वो अपना मुनाफा के लिए नहीं लाएगा। ये सब काम को, इसको, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, इसको नजर कौन रखेगा, सरकार रखेगा ना, और कौन रखेगा। और जो वर्कर का कंडीशन यहाँ पे बहुत ही खराब हमारे देश में है, वर्किंग कंडीशन वर्कर्स का, और कुछ नहीं। तो एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ को किस तरह का एनफोर्समेंट किया गया है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ चाहिए, सभी को जीने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 21 ये बोलता है। तो आप अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लाइफ जाएगा, अननेसेसरी लोगों का जीवन जाएगा। अगर घर का एक ही आदमी कमाता है, उसके ऊपर 5 लोग डिपेंडेंट है, अगर वो आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड आप उसमें ध्यान नहीं दिए हैं और आपका इंसिडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, डिलीवरेटली एक एक्सीडेंट हो रहा है, जानबूझ के आप वो एक्सीडेंट करवा रहे हैं और उसका जान चला गया, फिर उसका फैमिली का क्या होगा। आप तो कंपेंसेशन के लिए भी जो पीछे हट जाते हैं, तो उसके बाद उसका फैमिली का क्या होगा। तो आप हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीन रहे हैं, राइट टू लाइफ को आप छीन रहे हैं। तो इसमें किसका दिक्कत, किसको, किसका इंटरफेरेंस यहां पे चाहिए, सरकार का। भाई तुम कहां पे जाके सो रहे हो, सरकार का चाहिए और किसी का चाहिए, सरकार का ही चाहिए ना। क्यों हो तुम यहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेके पार्टी फंड में लेके आराम से रह जाओ और क्या, और अपना जेब गर्म करो। नहीं भाई, आओ आके काम करो। सरकार जनता के लिए ही है, जनता के लिए ही सरकार है। तो सरकार को काम करना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट और जो फॉरेन कंपनियों का प्रॉफिट देखना चाहिए।
तो हमारा जो संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार देता है हमको, आप वहां उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हमको वो अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू लाइफ हमारा अधिकार है, ये हमको अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 हमको ये देता है, एज पर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सरकार ही ध्यान देगा, सरकार ही इसमें ध्यान देगा और कोई नहीं। What was the government doing when there were such blatant violations of safety standards in the UC plant? सरकार क्या कर रहा था जब यूनियन कार्बाइड में इस तरह का घटना घटा, वहां पे गैस लीक हुआ? क्या पहले सरकार का जांच एजेंसी नहीं था? सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेजर कर रहा है नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मान रहा है नहीं, सही तरीके से मेजरमेंट हुआ है नहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड का वहां पे? क्या वो जांच करने के लिए सरकार का एजेंसी नहीं था ना? तो सरकार क्या कर रहा था उससे पहले? जब कभी कोलैप्स हो जाता है, कभी ब्रिज यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, कभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिर जाता है, वहां पे दबके लेबर वर्कर दबके डेथ उसका हो जाता है, तो कौन जवाब देगा? सरकार ही जवाब देगा। आपको इसीलिए हम बैठाए हैं सरकार को चुनाव में चुना के, कि आप हमारा संविधान का जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायोलेशन हो रहा है तो आप हस्तक्षेप कीजिए। ये ही सरकार का मूल दायित्व है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्डस एंड अलाउड it to come up in the populated localities. When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of the MIC production unit in 1978 was a safety violation. Government officials refused to recognize the plant as hazardous. ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज hazardous and allowed it to come up in a populated लोकालिटीज। जो सरकारी लोग हैं, मिनिस्टर्स एंड सरकारी एम्प्लॉइज, जो सरकारी जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जिनका से एक सिग्नेचर में प्लांट को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि वो यहाँ पे आके ऑपरेशन चला सकें, तो वो लोग जानते हुए भी वो hazardous है, जो MIC यूसी जो यूनियन कार्बाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसीलिए उसका नाम बोल रहे हैं, और किसी का नाम यहाँ पे एग्जाम्पल में रिटन में नहीं है, नहीं बोल रहा हूं। जो रिटन में है, जो डॉक्यूमेंट में है, इसी का एग्जाम्पल मैं दिया, इसी का नाम ही लिया। तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको डिनाई करते हुए कि ये भाई ये hazardous इंडस्ट्री नहीं है, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, इसको मानते हुए उन्होंने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिए और उनका फाइल में सिग्नेचर कर दिए। जबकि वहां का लोकल म्युनिसिपल जो आदमी है, म्युनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 वाज अ सेफ्टी वायोलेशन। तभी वो बोल रहे थे मिथाइल आइसोसियानाइड का जो प्लांट अगर आप यहाँ पे उसका प्रोडक्शन के लिए लगाएंगे, वो बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी है, यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे परमिशन सरकार का आदमी को वो बोल रहे थे, जो हायर अथॉरिटीज है उनको बोल रहे थे, लेकिन वो पता नहीं उनका अंदर क्या सेटलमेंट हुआ होगा कि वो इतना राजी हो गए प्लांट लगाने के लिए। द पॉइजन of the government was that the state need the continued investment of the Bhopal plant which provides jobs. स्टेट को क्या था? स्टेट को था कि मेरे फंड में पैसा आएगा, मुझे टैक्स मिलेगा, और लोगों को जो मैनिफेस्टो पिछले इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैं जो लाया था कि एम्प्लॉयमेंट दूंगा, जॉब दूंगा, भाई एक ही वो है आपको जॉब देने के लिए, तो स्टेट दे दिया, परमिशन दे दिया। ठीक, आप कंपनी को आप आइए, आप अगर hazard है हम मना कर देंगे, भाई ये ह्यूमन जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये इंडस्ट्री hazardous नहीं है, आप आइए इंडस्ट्री लगवाइए, हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, अब हमको टैक्स दे देंगे सही टाइम में, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे देंगे, और आपको जो करना है आप कीजिए।
और एक दो आदमियों को हमारे यहाँ पे, एक दो क्या, हम तो लो क्वालिटी का यहाँ पे चीप लेबर मिल जाएंगे, आपको तो उनको लेके काम में लगाना है, इसीलिए ही तो आप यहाँ पे आए हैं। तो चलिए हम आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, उनको काम मिल जाएगा और हमको मिल जाएगा कि पिछले नेक्स्ट इलेक्शन में बोलने के लिए हमने जो वादा किया था हमने वो निभाया है, आपको रोजगार दिए हैं। ठीक है ना, सही है ना, यही तो चल रहा है, तो भाई चलने दीजिए। देन यूज देन टू शिफ्ट अकॉर्डिंग टू देम इट वाज अनथिंकेबल, ये भाई सोच के बाहर है, इस तरह का सोच नहीं होना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो अगर आप यूसी जो यूनियन कार्बाइड को उस टाइम अलाउ किए थे तो उसको बोलना चाहिए था आप हायर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज कीजिए, आप जो जहरीला गैस यहाँ पे छोड़ रहे हैं उसको कैसे कन्वर्ट करके एनवायरमेंट फ्रेंडली करके आप कैसे उसको छोड़ेंगे, फिर इस तरह का टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाए, क्योंकि आप यूएस में लगवाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगवाते हैं। और जो इस वाटर को जो आप जो जहरीला गैस जो पानी जो छोड़ते हैं हमारा रिवर में, तो उसको भी प्यूरिफाई करके छोड़िए, उसको डायरेक्ट लाके हमारे रिवर में क्यों छोड़ रहे हैं। आप अपना एक प्राइवेट वो अब टैंक वो बनाइए, आप किस तरह के उसको रिसाइकल कीजिए, रिसाइकल करके उस पानी को फिर अपने इंडस्ट्री में लीजिए, प्लांट में लीजिए। तो इस तरह का अगर वहां पे मुद्दा था फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ध्यान नहीं दिया और उनको अलाउ कर दिया और उन्होंने ये सब बवाल आके मचाया यहाँ पे, जो कि एक बहुत भयानक जो गैस ट्रेजेडी हुआ भोपाल में उसका उदाहरण हुआ। This is is contrary to what the role of law making and enforcement agencies should be. Instead of protecting the interest of the people, their safety was being degraded by both by the government and the private companies. तो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के बीच क्या क्या सलाह सुथरा होता है, तो लोगों का सेफ्टी को वो ध्यान में नहीं रखते हैं, वो सिर्फ उनका प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं। This is obviously not at all desirable. With more industries being set up both by local and foreign businesses in India, there is a great need for stronger law protecting workers' rights and better enforcement of these laws. आप फॉरेन कंपनी लाइए या फिर आप लोकल का कंपनी हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वर्कर लॉ जो है वर्कर लॉ को स्ट्रांग कीजिए और एनवायरमेंट लॉ को भी स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा यहाँ पे। फिर आप जितना कंपनी आए लगाइए, डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट को कौन रोकता है, लेकिन ये सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो न्यू लॉ है क्या है, in 1984 there were very few laws protecting the environment। भाई 1984 में उस टाइम तो कोई लॉ था ही नहीं, जो था उसको कोई मानते ही नहीं थे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर was hardly any enforcement of these laws। The environment was treated as free entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions। भाई उस टाइम तो कोई लॉ था ही नहीं, तो जो एयर और वाटर को सब अपना अपना प्रॉपर्टी मान रहे थे। भाई चलिए जहरीला गैस छोड़ दीजिए एयर पे और वाटर में जहरीला पानी जो इंडस्ट्री का डिस्चार्ज है उसको छोड़ दीजिए, तो गया जो कोई इसका अगर मालिक नहीं तो सब यहाँ पे आके अपना मालिकाना जताते हैं, यही होता है ना, यही चलता है। तो वेदर इट वाज आवर रिवर्स एयर और ग्राउंड वाटर, यहाँ पे भी मिला, चलो काम कर लो। दस नॉट ओनली वाज यूसी ए बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इट डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन। इन द यूएसए दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड की यूसी ने क्या, यूनियन कार्बाइड ने यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड को नहीं माना और जो भी केमिकल उसका जो डिस्चार्ज कर रहा था टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह उसको क्लीन नहीं किया और कोई भी इनिशिएटिव इसीलिए नहीं लिया।
लेकिन यूएसए में ये मैंडेटरी है, जो प्रोडक्शन कंपनी से वो अगर इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं और इसको क्लीन नहीं करवाते हैं तो सीवियर पेनलाइज्ड वो वहां पे होंगे। स्ट्रॉन्ग लॉ है वहां पे, इसीलिए तो उन्होंने आके वो गंदा, हमारा लॉ ही इतना लॉ नहीं है, गंदा देश है, चलिए इसको पहले और भी ज्यादा गंदा करके यहाँ पे जहरीला और भी गैस छोड़ के चले जाते हैं। हमारा देश में तो नहीं हो रहा है, हमारा देश तो सुरक्षित है। द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरमेंट टू द फोरफ्रंट, then several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. भोपाल गैस ट्रेजरी में जो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे थे वो भी बहुत तरीके से, बहुत घटिया तरीके से उन लोगों का भी जान गया और वहां पे वो भी अफेक्टेड हुए। ये जहरीला गैस जहां जहां गया वहां पे लोगों को डेथ करवाते और विकलांग करके ही छोड़ा और कुछ नहीं। बहुत उसके बाद एनवायरमेंट को बचाने के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, फिर जाके सरकार कुछ लॉ बनाया। फॉर द पॉल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरमेंट। ठीक है, इस तरह के जो उसके बाद बहुत सारा लॉ बना, स्ट्रॉन्ग लॉ बना एनवायरमेंट के लिए। उस टाइम से लेके 1984 से लेके उस टाइम से आज तक बहुत ही लॉ में बहुत सारा सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया है। दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, जो स्टबल बर्निंग के चलते और कार्बन एमिशन के चलते दिल्ली में क्या हो रहा है, जहरीला गैस का चैम्बर है वो उसको बोलते हैं। तो इसलिए सरकार का बहुत लॉ है। वहाँ पे डीजल जो गाड़ी चल रहा था वो उसको बैन किया गया है और 15 साल से ज़्यादा जो ईयर का गाड़ी है उसको नहीं चलाया जाएगा। सीएनजी का सभी गाड़ी चलाया जाएगा। ठीक है, सीएनजी को कंपलसरी कर दिया गया है और स्टबल बर्निंग को भी बैन करवाया गया है। वो आसपास पंजाब हरियाणा में जो हो रहा है, दिल्ली का जो केस है अभी, तो इसके चलते बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज बनाया गया है एनवायरमेंट को आंखों में रख के, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को लेके। तो उस टाइम इस तरह का बहुत इंसिडेंट हो रहा था। सरकार उस टाइम अकाउंटेबल नहीं था, सरकार ओनली प्रॉफिट को देख रहा था कि हमारा देश में के जो टैक्स आएगा उसका स्टेट में, उसका फंड में, राजस्व को उसमें जो, लेकिन वो नहीं देख रहा था कि हाँ, बोल रहा था कि एम्प्लॉयमेंट, भाई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी ध्यान में रखते हुए दो ना, कि सबको ही इस तरह की अगर आप बात करके दे देंगे तो क्या होगा। फिर आपको पता है और क्या है, सब जो फॉरेन कंपनियां हैं बहुत चालाक है। वो हमें बोल रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑलरेडी यूज्ड किया गया, नॉन यूज्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑल, वो क्या कर रहे हैं, उसका गार्बेज को लाके इंडिया में डंप कर रहे हैं। पता है, कंटेनर में आता है, हमारा डंपिंग यार्ड में डंप किया जाता है। और जो सीप का डिस्ट्रॉय जो किया जाता है, ऑन यूज सीप जो अभी खराब हो गया है, कहाँ पे होता है, वो बहुत ही जहरीला केमिकल उसमें है। उसको बांग्लादेश एंड इंडिया में किया जाता है क्योंकि चीप लेबर यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे लाके वो उनका देश में बनाएंगे, फिर यहाँ पे लाके उसको जो डिस्ट्रॉय करके उसको हमारा जल, हमारा जो वाटर एंड हमारा एयर और हमारा सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। ये इंडस्ट्री सीप इंडस्ट्रियल्स जो हाजरस इंडस्ट्री है ना, सीप का, जिसको हम तो सीप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज का नाम है, सीप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जिसको हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे, उसको काट के इतना बड़ा सीप को, तो वो बहुत ही बड़ा हाजरस है। ठीक है, तो इसको नजर रखते हुए सरकार डे बाय डे इसमें एक्टिव हो रहा है गवर्नमेंट, और लॉ बना रहा है जो भी बनाना चाहिए। अगर सरकार नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, हमारा संविधान जो हमको अधिकार देता है उसका भी रक्षण सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही हमारा माई बाप है, वो ही सब कुछ है हमारा। अगर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। तो चलिए, ये था हमारा टॉपिक। ओके, थैंक यू।